This is the second part of the economy series which I started recently. असल में इस जो इकोनॉमी है इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी बेसिक लेवल के ऊपर मुझे था कि मुझे एस्पिरेंट्स से जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एडवांस्ड लेवल की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो, तो वो ऑब्वियसली आपको पता होगा। लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आइडिया नहीं होता कि किस तरह से उन्होंने एनालिसिस करना होता है, और ये जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिन पे मैंने रिसेंट वीडियो में बात की है, फिजिकल डेफिसिट की, ट्रेड डेफिसिट की, जीडीपी की, जीडीपी पर कैपिटा की, तो ये बेसिक ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको ऐसे में करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में और मुख्तलिफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको यूज़ करनी पड़ सकती है। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्योर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, कंसेप्चुलाइज करने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की आपने देखना है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें जो बेसिक एक पैरामीटर्स होते हैं उसमें इकोनॉमी वाइज हम किस तरह से रेट करते हैं, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा उसका जो है ना वो मेजर रोल है। सब्जेक्ट ये रिसेंटली डेवलप हुआ है ग्रेट डिप्रेशन के बाद। तो इसमें हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या असल में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में असल में आपने याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तीन चीज़ें हैं बेसिक। नंबर 1 इसके अंदर आती है हमारे पास जीडीपी, नंबर 2 आएगा हमारे पास इसके अंदर इन्फ्लेशन, और नंबर 3 दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, जीडीपी होगा, इन्फ्लेशन रेट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। किसी भी कंट्री को देखना है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कह लें कि आप पॉजिटिव एक हमें नज़र आए कि एक पॉजिटिव आउटलुक है, तो उसमें जीडीपी शुड बी ग्रोइंग। सेकेंडली इन्फ्लेशन रेट जो होगा उसमें हमने देखना होता है कि प्राइसेस शुड रिमेन स्टेबल। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट वो कम होना चाहिए। Final goods and services which are produced in a country in a specified period, normally it is taken as an year, तो उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर इंक्लूडेड, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी बेचते हैं, कोई बंदा तो उसको दूसरा ख़रीदता है, तो वो जीडीपी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही उसके। तो इसके अंदर इफ़ वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी देन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। न्यू प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड नो न्यू सर्विस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। तो इसमें ये होता है कि ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गई ये इसके अंदर जीडीपी के अंदर हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जीडीपी के अंदर और भी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्जांपल इलिसिट और इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंडली हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं और ड्रग डीलिंग्स वगैरह होती हैं, जो कह लें कि इलीगल और इलिसिट एक्टिविटीज़ में ही आती हैं, उनके अंदर जो पैसा इन्वॉल्व होता है, जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ऑब्वियसली डैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी। और उसके बाद आता है कि आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल वो होती हैं जो आपको फॉर्मलाइज की होती है, जो इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का फॉर्मलाइज नहीं हुआ, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर बहुत सा पैसा है जो हमारे जीडीपी में नहीं काउंट होता, तो ऑब्वियसली वो टैक्सेशन का पार्ट भी इतना नहीं बन सकते। तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें रियल एस्टेट बड़ा मेजर सेक्टर है। सेकेंडली जो मेन चीज़ है हमारे पास वो आती है हमारा इन्फ्लेशन रेट जो होता है। इन्फ्लेशन रेट जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि रिक्वायरमेंट ये होती है कि द प्राइसेस मस्ट रिमेन स्टेबल। अच्छा, इन्फ्लेशन होती क्या है? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक कंज्यूमर बास्केट ली जाती है, जैसे मार्केट बास्केट भी कह देते हैं कभी कभी। उस बास्केट में आप जो है ना वो कॉमन जो यूजेबल गुड्स होती हैं जो एक नॉर्मल फैमिली यूज़ करती है, उस कंज्यूमर बास्केट में हम वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और उस बास्केट की जो प्राइस वेरी कर रही होती है ड्यूरिंग टाइम टू टाइम, तो हम उसकी परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक बास्केट है, उसके अंदर बेसिक जो खाने की चीज़ें हम लेते हैं कि वीट है, उसके अंदर चीनी है, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो बास्केट एक बास्केट में आ जाएंगे। लेट्स सपोज वो 100 रुपीज़ की बास्केट थी और एक साल बाद वही बास्केट जो है वो 200 रुपीज़ की मिल रही है। तो इनका जो डिफरेंस होगा और उसका जो हम परसेंटेज निकालेंगे, उस परसेंटेज को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट यही होता है। और सेकेंडली इसके अंदर ये आता है कि जो इन्फ्लेशन रेट होता है हमारा, उसमें बेसिक चीज़ जो हमें देखनी होती है कि प्राइसेस जो होती हैं वो स्टेबल रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करती, प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं। प्राइसेस अगर इंक्रीज़ कर रही हैं उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, अगर डिक्रीज़ कर रही हैं तो उसे डिफ्लेशन कह देते हैं।
ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये पैरामीटर्स चल रहे होते हैं और ये एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर का डिसीजंस होते हैं कि वो किस तरह से इकोनॉमी को लेकर चलता है। थर्डली हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले तो हमारी जो लेबर फोर्स है वो कौन सी इंक्लूड होती है। अभी ये पैरामीटर कुछ ऐसे हैं जो लैग करते हैं कुछ हवाले से। पहला तो ये है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर जो हमारी लेबर इंक्लूड होती है वो लेबर वो होती है कि जो एक स्पेसिफाइड एज ग्रुप से जो डिफाइंड होता है उस पैरामीटर को स्टैब्लिश करने के लिए कि लेट्स सपोज 25 to 40 ईयर्स के हैं या 18 to 40 ईयर्स के हैं तो वो इंक्लूड होंगे, और विलिंगली जो एक्टिव हों कि वो कोई ना कोई काम ढूंढ रहे हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है। नंबर 1 आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। लेट सपोज मैं एक जॉब कर रहा हूँ और वो जॉब मैं स्विच करना चाहता हूँ, तो इस स्विच करने के दौरान मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके दौरान कोई मेरा जो डिले आता है उस जॉब को स्विच करने में, तो वो जो गैप होगा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि लेट सपोज जो है हमारा कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से किसी भी इंडस्ट्री में जो लेबर फोर्स फायर कर दी जाएगी या जो रिप्लेस हो जाएगी मशीन से, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और थर्ड होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसके अंदर ये होता है कि आपका जो इकोनॉमी के इफ़ेक्ट्स की वजह से हो रही होती है। ठीक है। इसमें ये होगा कि लेट सपोज कि आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है। तो प्रोडक्शन अगर आपकी फॉल करती है तो आपकी लेबर फोर्स जो है वो काम ढूंढेगी। ठीक है। वो भी फायर होंगे और उनके पास काम नहीं होगा करने को। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती। ठीक है। फॉल कर रही है, प्रोडक्शन फॉल कर रही है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। जो बूम और बस्ट के साइकिल्स हैं उसकी वजह से होती है। तो आपने बेसिकली उसमें चीज़ याद रखनी है मुझे है कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, ये 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट ये लाजमी होती है, ये होनी ही होती है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है। जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंट्रोल की जा सकती है। तो मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी हमारी, उसके अंदर ये होगा कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल तो होगी, साइक्लिकल बिल्कुल जीरो हो तो वेल एंड गुड, कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अभी इसमें कुछ रिलेशन होते हैं। ठीक है। जैसे जीडीपी और इसका अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी होता है कि रियल जीडीपी अगर आपका ग्रो करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका फॉल करेगा। ठीक है। मतलब इसके अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है, और कुछ हद तक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में भी इन्वर्स रिलेशन ही होता है। जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये होता है कि अगर आपका रियल जीडीपी ग्रो कर रहा होता है, प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही होती है, इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही होती है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो इंडस्ट्री वर्कर्स जो हैं वो हायर होंगे, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होगा। ठीक है। ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी भी इकोनॉमी को देखने के लिए। पहली वीडियोज़ में मैंने फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और जीडीपी पर कैपिटा इनकी बात की। अभी इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी का उनके साथ रिलेशन, इसके ऊपर बात हुई। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देखते रहेंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली यही है। इनको आप अच्छी तरह एक दफ़ा कॉन्सेप्चुअलाइज कर लें तो इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट दीज टर्म्स इन योर एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।